सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोगों ने प्रबंधन के विषय में पढ़ा, विद्यालय प्रबंधन कैसे करते हैं इसके विषय में पढ़ा, विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन से संसाधन प्रयोग किए जाते हैं इसके अंतर्गत आप लोगों ने भौतिक संसाधनों को पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानवीय संसाधनों के विषय में, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के विषय में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्यालय में कौन कौन से मानवीय संसाधन होते हैं और इनका किस तरीके से कौन कौन सा कार्य होता है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट मानवीय संसाधन पढ़ लेंगे और इसके बाद कौन कौन सी प्रबंध समितियां बनती हैं स्कूलों में, अभिभावक शिक्षक संघ होते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय शिक्षा समिति, इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मानवीय संसाधन के अंतर्गत प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र और समुदाय, इन चारों के विषय में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि विद्यालय तभी होगा जब बच्चे होंगे, बच्चों से ही विद्यालय होगा। और जब स्कूल में बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, प्रधानाध्यापक की जरूरत पड़ेगी, स्कूल में और कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी साफ सफाई के लिए, व्यवस्था देखने के लिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे सब क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो जो मानवीय संसाधन है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना बच्चों के, बिना शिक्षकों के, बिना प्रधानाचार्य के या बिना कर्मचारियों के स्कूल संभव ही नहीं है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं विद्यालय में मानवीय संसाधन। विद्यालय में शैक्षिक प्रबंधन में प्रधानाचार्य प्रमुख प्रबंधक होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रधानाचार्य का रोल जो होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही सारी व्यवस्था को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट का काम या प्रबंधन का काम इन्हीं का होता है। इसके अतिरिक्त प्रबंधन क्षेत्र में अध्यापक, कर्मचारी, छात्र एवं अभिभावकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन सभी तंत्रों में प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व अहम होता है। मानवीय संसाधनों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। तो दोस्तों, प्रधानाचार्य के जो कार्य होते हैं बहुत अधिक होते हैं प्रबंधन के क्षेत्र में। तो प्रधानाचार्य सबसे पहले आते हैं मानवीय संसाधनों में। मानवीय संसाधन मतलब मानव, यानी कि मनुष्य। तो विद्यालय में कौन कौन मनुष्य है, जो भी आपको चलते फिरते जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं स्कूल में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो प्रधानाचार्य हों, चाहे बच्चों के अभिभावक हों, स्कूल में आए हों बच्चों की फीस जमा करने के लिए या बच्चों की शिकायत करने के लिए भी कभी कभी माता पिता आते हैं स्कूल में, आप लोगों को पता है। तो स्कूल में या फिर और कोई कार्य हो या शिक्षक अभिभावक संघ बुलाया गया हो, तो इस तरीके से पेरेंट टीचर मीटिंग भी बुलाई गई हो, इसके लिए भी पेरेंट आते हैं स्कूल में। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्कूल में चाहे प्रधानाध्यापक हो, छात्र हो, समुदाय हो, अध्यापक, ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो याद रखिएगा ये सभी क्या है, मानवीय संसाधन है। क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट और कम्युनिटी, ये सब क्या है, मानवीय संसाधन है। अब सबसे पहले हम प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रधानाचार्य होते हैं इनका कुशल और योग्य होना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, एक कुशल और योग्य प्रधानाध्यापक वह होता है जो टीम के साथ काम करने की क्षमता रखता है। अगर विद्यालय में 10 टीचर हैं तो 10 टीचर को किस टीचर को कौन सा क्लास देना है, कौन सा टीचर कौन से विषय को अच्छा पढ़ाता है उसको उसी विषय को पढ़वाना है, कौन सा टीचर जो कार्यालय के काम को अच्छे से कर सकता है और सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, उस टीचर को हम कार्यालय में रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्रधानाचार्य होते हैं यह पूरी व्यवस्था देखते हैं स्कूल में, और जो व्यक्ति जो काम बेहतर तरीके से कर सकता है उस व्यक्ति को उसी जगह पर भेजते हैं। तो जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनका योग्य और कुशल होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा विद्यालय में जो कर्मचारी हैं, किसको सफाई करने के लिए, किसको स्कूल के मैदान की सफाई करनी है, किसको वॉशरूम साफ करना है, कौन कौन कहाँ पर किस तरीके से कौन अपना काम बेहतर कर सकता है, वहां पर वो उस व्यक्ति का, उस कर्मचारी की ड्यूटी लगाते हैं। तो इस तरीके से जो प्रधानाध्यापक होते हैं इनका योग्य और कुशल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो प्रधानाध्यापक होते हैं यह क्या होते हैं, विद्यालय की प्रमुख शक्ति होते हैं और जिनके ऊपर विद्यालय की उन्नति और अवनति दोनों निर्भर करती है। एक स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हीं के ऊपर स्कूल डिपेंड होता है, यानी कि उन्हीं के बदौलत स्कूल चल भी सकता है और उन्हीं की बदौलत स्कूल टूट भी सकता है। कैसे, अगर स्कूल में सारे काम वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बराबर टीचर्स की निगरानी कर रहे हैं या फिर
सभी टीचर्स की बराबर वो क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा टीचर किस विषय को बेहतर पढ़ा रहा है, उसको उसी विषय को पढ़ाने को कहें। बराबर स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग करवाएं, जो भी जिस भी बच्चे की कमियां हैं उन्हें शिक्षक से कहें कि शिक्षक इन कमियों को बच्चों के दूर करें। और इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक प्रधानाध्यापक को बेहतर तरीके से करनी होती हैं। तो देखा जाए तो जो स्कूल की उन्नति और अवनति है पूरी तरीके से प्रधानाध्यापक पर निर्भर करती है। अब देखिए प्रधानाध्यापक के कार्य कौन-कौन से होते हैं। विद्यालय में उपस्थित संसाधनों की उपलब्धता की जांच करना, आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराना। विद्यालय में फर्नीचर है, फर्नीचर कहीं टूट तो नहीं गए हैं, बच्चों को कहीं बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। विद्यालय में चौक की व्यवस्था है कि नहीं, किसी स्कूल में ऐसा तो नहीं किसी क्लास में डस्टर नहीं है। चार्ट की व्यवस्था है या नहीं है, जितनी सहायक शिक्षण सामग्रियां होनी चाहिए वो है या नहीं है। इन सभी की व्यवस्था कौन करेगा, प्रधानाध्यापक करेंगे कि स्कूल में किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना हो, सारे क्लासेस में सारे संसाधन मौजूद हों। ठीक है, इसके अलावा आवश्यकता अनुसार शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना। तो ये भी प्रधानाध्यापक का ही काम होता है। अगर स्कूल में से कोई भी टीचर चले गए हैं तो उन्हें किस तरीके से योग्य टीचर को लाना है स्कूल में जो उस विषय को अच्छे से अच्छा पढ़ाता हो। तो सबसे पहले उस टीचर का भी इंटरव्यू लेते हैं, वो इंटरव्यू लेने के बाद फिर वो कहते हैं कि आप पढ़ाने के योग्य हैं और आप जाकर के क्लासेस को संभालिए। तो इस तरीके से जो जो प्रिंसिपल होते हैं इनकी यह भी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल में अगर कोई कर्मचारी किसी लग रहा है कि किसी कर्मचारी की कमी है और कर्मचारियों की आवश्यकता है तो वह उनकी भी नियुक्ति कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय में विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से मतलब आपको पता ही है कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं जैसे कि सुलेख प्रतियोगिता, दोहा प्रतियोगिता, इसके अलावा स्कूल में बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए मेहंदी प्रतियोगिता, राखी प्रतियोगिता, जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है, भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, जो भी बच्चे जिस भी तरीके से आपको लगे कि बच्चों का शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, इसके अलावा मानसिक विकास हो सकता है, उन सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं को एक प्रिंसिपल को स्कूल में कराना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ-साथ पुरस्कार वितरण की व्यवस्था, क्योंकि एक जो प्रिंसिपल होता है उनको बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो स्कूल में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सही समय पर होने चाहिए, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम होने चाहिए। और जो बच्चा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उसे क्या देना चाहिए, पुरस्कार भी देना चाहिए, क्योंकि पुरस्कार देने से ही बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और वो आगे चल करके और पार्टिसिपेट करते हैं, और भी कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्कूल में इस तरीके के कार्यक्रम प्रधानाचार्य के माध्यम से आयोजित कराए जाएं। तो प्रधानाध्यापक के ये भी कार्य हो गए। इसके बाद देखिए विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा, नियमित चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था करना। यह एक प्रधानाध्यापक का दायित्व होता है कि स्कूल में बराबर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे। यानी कि जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं कहीं किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी भी तरीके से किसी बच्चे को कोई देखने में समस्या नहीं, सुनने में समस्या नहीं है, इस तरीके की अगर कोई समस्या आती है तो उसे हमें डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहिए। और इसके लिए बराबर बच्चों की चिकित्सा होगी, स्कूल में बराबर चेकअप होंगे। तो जिस भी बच्चे के अंदर किसी प्रकार की कोई भी कमी रहेगी या फिर किसी बच्चे को किसी प्रकार से सुनने में या बोलने में या देखने में समस्या रहेगी तो वह बच्चा निश्चित रूप से उस नियमित चिकित्सा शिविर में बताएगा और फिर उसको डॉक्टर को ले जा करके दिखाना रहेगा। तो इस तरीके से विद्यालय में इसकी भी सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा छात्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के अंतर संबंधों में क्लेश ना हो, इसके लिए भी प्रधानाचार्य को समय-समय पर जांच करनी चाहिए। यानी कि ऐसा तो नहीं है किसी शिक्षक का संबंध किसी छात्र से खराब है या शिक्षक जो छात्र का अभिभावक है उससे सही से बात नहीं कर रहे हैं या उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। तो इन बातों का खासा ख्याल रखना होता है प्रधानाध्यापक को। जो शिक्षक होते हैं उनका संबंध अभिभावक से बहुत अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि अभिभावक के पास छात्र ज्यादा समय तक रहता है। स्कूल में तो केवल 4 से 5 घंटे या 6 घंटे रहता है बच्चा, लेकिन और टाइम तो अपने अभिभावकों के, अपने माता पिता के पास ही रहता है। तो अभिभावक और माता पिता बेहतर बता पाते हैं उनकी कमियों के विषय में या उस बच्चे की अच्छाइयों के विषय में। इसीलिए शिक्षक और अभिभावक के मध्य और छात्र के मध्य, तीनों के मध्य संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इसीलिए इस पर भी एक प्रधानाध्यापक को ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके बाद है 7वें नंबर पर विद्यालयी रजिस्टर, लेखों का उचित रखरखाव तथा देखभाल का दायित्व प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य का होता है। विद्यालयी रजिस्टर, लेखों, उचित रखरखाव, विद्यालय में बहुत प्रकार के रजिस्टर होते हैं, छात्र उपस्थिति रजिस्टर,
इसके अलावा शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको करना होता है। तो जितने भी स्कूल में रजिस्टर होते हैं वो सही समय पर मेंटेन हो, और इसके अलावा जो प्रधानाध्यापक हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि सभी रजिस्टर सही समय पर मेंटेन रहें, और जब भी जिसकी ज़रूरत हो वह रजिस्टर हमेशा उपलब्ध रहे सही समय पर। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जो रजिस्टर होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और स्कूल में जब भी निरीक्षण का काम होता है तो सबसे पहले रजिस्टर ही देखे जाते हैं, तो रजिस्टर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए अध्यापक या टीचर। आपको पता है कि टीचर आपको पता है दोस्तों कि टीचर कितना कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो टीचर होते हैं इन्हीं से पढ़ने के लिए तो बच्चे आते हैं स्कूल में। तो जितनी चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाहे हम प्रधानाध्यापक की बात करें, अध्यापक की बात करें, छात्र की बात करें, हम सभी लोग इन परिस्थितियों को देख करके यहाँ आए हैं। हम सभी लोगों ने विद्यालय में पढ़ाई की है, यानी कि हम सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है। हम सभी स्कूल जाते थे, हम टीचर से पढ़ते थे। टीचर हमें कि सिर्फ पढ़ाते नहीं थे बल्कि बहुत सारी देश दुनिया की बातें भी बताते थे, और वो ये बात अक्सर कहते थे कि ये जो जीवन है तुम्हारा, अक्सर बच्चों से टीचर ये बात हमेशा कहते थे कि अभी जो जीवन जी रहे हो ये बहुत अच्छा जीवन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, और आगे चल करके जब वास्तविक जीवन में प्रवेश करोगे तब समझ में आया कि असली जीवन क्या होता है। ये बात अध्यापक अक्सर बच्चों को बोलते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकल करके आए हो। आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल थे या आपके स्कूल के जो मैनेजर थे वो किस प्रकार से स्कूल को मैनेज करते थे, क्योंकि कोई भी स्कूल हो, सभी स्कूलों में जो स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं उनका काम यही होता है कि स्कूल में सभी टीचर्स को सही से जो विषय जिसको आता है उसको उसी क्लास में भेजा जाए, यानी कि उसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। इसके अलावा सभी लोग अपने काम को बेहतर तरीके से करें, इस पर हमेशा जो प्रिंसिपल होते थे वो हमेशा स्कूल में कम से कम 2 से 3 राउंड तो दिन भर में वो मारते ही थे। सभी क्लासेस में ध्यान से देखते थे कि पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है, तो वह व्यवस्था ही तो देखते थे। तो हम सभी लोग इन परिस्थितियों से गुजर के आए हैं, हम सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है। तो ये जितनी भी बातें यहाँ पर आप पढ़ रहे हो ये सभी आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया, तो इसमें कुछ रटने वाली बात तो है ही नहीं, आप खुद देख सकते हो। तो अध्यापक होता है, टीचर होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, आपको पता ही है, क्योंकि टीचर से ही तो पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल में आते हैं। अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है, उसको हिंदी के टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैथ के टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन साइंस के टीचर ही नहीं है स्कूल में, या आर्ट पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, तो क्या वह बच्चा उस विषय में अच्छा हो पाएगा अगर टीचर ही नहीं रहेंगे? तो टीचर का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सही सब्जेक्ट के टीचर का, यानी कि जो जिस टीचर को बेहतर सब्जेक्ट आता है वह उसी को पढ़ाए, तो वह और अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, यानी कि वह बच्चे उस उनसे पढ़ करके और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि स्कूल में सही टीचर हो। तो अध्यापक विद्यालय के निर्धारित नियमों के अनुसार ही क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं, यानी कि जो नियम है, रूल है, उसी के अकॉर्डिंग स्कूल में वह पढ़ाते हैं, और यह क्या करते हैं, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्यापक छात्रों के उचित मार्गदर्शक या कह सकते हैं कि निदेशक के रूप में होते हैं, क्योंकि शिक्षक ही पूरे टाइम बच्चों के साथ रहते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बच्चे हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, आर्ट पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं शिक्षक। अब शिक्षक के कर्तव्य यानी कि ड्यूटी क्या-क्या होती है एक टीचर की। तो टीचर की जो सबसे पहली ड्यूटी होती है या कर्तव्य होता है या कार्य होता है, वे अपने काम को निष्ठा से करें। निष्ठा से करने का तात्पर्य है कि एक इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर चाहे उसका बिल्डिंग बनाने का काम हो, मशीन बनाने का काम हो, वह अपने काम को क्या करता है, बहुत डेडिकेट होकर के, यानी कि बहुत मन से करता है। एक डॉक्टर अपने काम को, अपने मरीज को बहुत ही अच्छे से देखता है। तो इसी प्रकार से जो शिक्षक होता है वह भी अपने काम को निष्ठा से करे, यानी कि पूरी योग्यता से करे, और शिक्षक पूरी योग्यता से ही अपने कामों को करते हैं। ये आप सभी लोगों ने देखा भी है, क्योंकि एक शिक्षक ने पढ़ाया तभी हम यहाँ तक पहुँचे। तो हम सभी लोगों को अपने शिक्षकों को हमेशा सम्मान देना चाहिए, और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी मेहनत से पढ़ाया, आज हम यहाँ पहुँचे। तो दोस्तों, जो शिक्षक होते हैं वे हमेशा निष्ठा से ही कार्य करते हैं। इसीलिए जो शिक्षक होते हैं
उनकी जो स्थिति होती है हमेशा क्या होती है, सम्मानजनक होती है समाज में। अब देखिए शिक्षक अनुपस्थित ना रहे, शिक्षक वैसे भी बिना कारण के कभी अनुपस्थित नहीं रहते हैं स्कूल में। जब उनको कोई पर्सनल काम होता है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तभी वो स्कूल में एब्सेंट होते हैं, वरना वो नियमित ही रहते हैं और ये इनका कर्तव्य भी होता है, तो वो अपने कर्तव्य को बढ़िया से निभाते भी हैं। अब देखिए इसके बाद बच्चों की कक्षा में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। कौन? टीचर। टीचर, कोई बच्चा स्कूल में नहीं आया है तो अगले दिन वह क्या करते हैं, उसका एप्लीकेशन लेते हैं कि किस तरीके से हमें क्या प्रॉब्लम थी, हम नहीं आए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नियमित उपस्थिति है इसका भी वो ख्याल रखते हैं कि कोई बच्चा स्कूल में नहीं आया तो क्या कारण था, उसे एप्लीकेशन लेना और सही जानकारी उसके अभिभावक से भी पूछना कि हाँ वाकई आपके घर में ये काम था इसलिए बच्चा एब्सेंट था। तो इन सभी बातों का भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करने का भी प्रयास करना चाहिए। सिलेबस को पूरा करने का पूरा दबाव होता है एक शिक्षक के ऊपर कि सही समय पर सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम, इसके अलावा अब तो थर्ड मंथली एग्जाम भी होते हैं, फिर उसके बाद एनुअल एग्जाम भी होता है और बीच-बीच में हर मंथ में टेस्ट भी होते हैं, असाइनमेंट्स, बहुत सारे काम होते हैं। तो एक शिक्षक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनको सही समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने की भी जिम्मेदारी होती है उनकी कि वो सही समय पर सिलेबस को कंप्लीट कर लें, क्योंकि एग्जाम तो अपने टाइम पर ही होना है, तो इसीलिए सही समय पर सिलेबस पूरा करना भी शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर है शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम का उपयोग करें। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। गणित पढ़ाते समय, विज्ञान पढ़ाते समय, कक्षा में जो भी चार्ट है, ग्लोब है, जिसकी भी मदद से आप बच्चों को वो विषय समझा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री या सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके हम बच्चों को उस विषय को या उस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं छात्र, यानी कि आपने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, टीचर के बारे में पढ़ा, अब आप छात्रों के विषय में पढ़ेंगे। तो छात्र, विद्यालय में जो भी प्रबंधन होता है वह किसके लिए होता है, छात्रों के लिए। छात्रों के लिए ही चौक आता है, छात्रों के लिए ही स्कूल में बेंच आती है, छात्रों के लिए ही ग्लोब आएगा, छात्रों के लिए ही चार्ट। स्कूल में जो भी सुविधाएं होंगी वो किसके लिए होंगी, छात्रों के लिए ही तो होती हैं। तो जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी प्रबंधन होता है वह छात्रों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। और बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयों में अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है। छात्र शिक्षा प्रक्रिया के आधार होते हैं। क्या होते हैं, शिक्षा प्रक्रिया के आधार कौन होते हैं, छात्र होते हैं। अतः उनकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार यदि शिक्षा प्रदान की जाए तो वे प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों की आयु को, बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उनका सिलेबस बनाया जाए और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा दी जाए, क्योंकि छात्र क्या होते हैं, छात्र विद्यालय के आधार होते हैं। छात्रों के लिए ही विद्यालय बनाए गए हैं, छात्रों से ही टीचर हैं, छात्रों से ही प्रिंसिपल हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं बच्चे भी, और बच्चों को भी अनुशासित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, शिक्षक की होती है। लेकिन जब एक शिक्षक सही से बच्चों को पढ़ाता है, अच्छे से समझाता है, तो बच्चे अपने आप अनुशासन में रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मधुर संबंध जो होता है वो शिक्षक और छात्र का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज यही होते हैं पूरे दिन भर। प्रिंसिपल एक बार आ गए, दो बार आ गए स्कूल क्लास में देखने के लिए कि क्या हो रहा है, या बाहर से क्लासेस को देख लिया, लेकिन जो शिक्षक होते हैं वो हर दिन आपको आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं बच्चों का लगाव ज्यादा हो जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे समुदाय या कम्युनिटी। दोस्तों समुदाय या कम्युनिटी में देखिए, समुदाय को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिटी कहते हैं, जो दो शब्दों कॉम तथा म्यूनिस से मिलकर के बना हुआ, जिसमें कॉम का अर्थ होता है एक साथ, और एक साथ यानी कि टुगेदर, तथा म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना या टू सर्व। तो इस प्रकार से कम्युनिटी का क्या अर्थ हुआ, एक साथ मिलकर सेवा करना। तो कम्युनिटी का अर्थ होता है एक साथ मिलकर सेवा करना। और इस प्रकार समुदाय का क्या अर्थ हुआ, वह समूह जिसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना सामान्य जीवन बिताते हैं। तो समुदाय हम कहते किसे हैं, समुदाय किसी एक गांव, कस्बे को, नगर को, राष्ट्र को या विश्व को भी हम कह सकते हैं। तो समुदाय चाहे आप एक गांव समझिए, गांव के लोग मिलकर के भी समुदाय बना सकते हैं, क्योंकि गांव के लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी प्रकार कस्बा, नगर, राष्ट्र, विश्व, इन सभी को हम समुदाय कह सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि इसमें से किसे हम समुदाय कह सकते हैं, उसमें गांव भी दिया रहेगा, कस्बा भी दिया रहेगा, या ऑप्शंस में दे दिया रहेगा कि इनमें से सभी, तो आप ऑप्शन कौन सा चूज करोगे। अगर इसमें से सभी दिया हुआ है या तीन इसमें से दिया हुआ है तो आप चौथे ऑप्शन को ही चूज करोगे, इनमें से
सभी। तो इस तरीके से आपको ये चारों के नाम याद होने चाहिए। पांचों के नाम, यहाँ पर 5 दिए हुए हैं, तो इन पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए, समुदाय की परिभाषा। के डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, ऑगबर्ट तथा निमकॉफ के अनुसार क्या है, किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ही हम समुदाय समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो परिभाषाएं भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के मध्य क्या संबंध होता है। तो चलिए देखते हैं हम। छात्र समाज एवं समुदाय से ही विद्यालय अध्ययन के लिए आते हैं। छात्र कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? समाज या समुदाय में से, गांव में से ही तो आते हैं पढ़ने के लिए। अब विद्यालय समाज के मध्य स्थित होता है। विद्यालय कहाँ होता है? समाज में ही तो बना होता है। तथा इसके शिक्षक कहाँ से आते हैं? समुदाय में से ही आते हैं, वो भी गांव से या कस्बे से ही तो पढ़ाने आते हैं। तथा छात्रों को शिक्षित कर समुदाय का अंग बनाते हैं। जब शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, पढ़ लिख करके वही बच्चा, कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई पुलिस में चला गया। तो इस तरीके से यही छात्र आगे चल करके कहाँ जाते हैं? फिर वही बच्चे समाज में जाते हैं, और वही बच्चे समाज में जा करके क्या करते हैं? अपनी अपनी जो प्रतिभा है उसी का क्या करते हैं? वो उसी का तो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो 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 प्रतिभा उनके अंदर है उसी को तो यूज करते हैं। जैसे कि जो डॉक्टर है उसने क्या सीखा है? उसने पेशेंट्स का इलाज करना सीखा है, तो वह वो करेगा एक तरीके से। जो पुलिस है उसको क्या करना है? उसको भी सर्विस करनी है अपनी, उसको लोगों की रक्षा करनी है, तो वह उस तरीके से काम करेगा। शिक्षक क्या करेगा? पढ़ाने का काम करेगा। तो इस तरीके से जो बच्चे जिनको हमने पढ़ाया, यानी कि जिसको शिक्षक ने पढ़ाया, वही बच्चे फिर समाज में जाकर के समाज की उन्नति में योगदान देते हैं। तो इस तरीके से यही क्या करते हैं? फिर समुदाय का अंग बन जाते हैं। यही छात्र समुदाय का विकास करते हैं आगे चल करके। छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर समुदाय की उन्नति एवं विकास में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिन छात्रों को हमने पढ़ाया वही छात्र फिर समाज में आकर के समाज के अंग बन जाते हैं और समुदाय की उन्नति में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो पूरी चेन है आपस में, विद्यालय में अभिभावकों की, समुदाय की, यह क्या है? इनका अंतर संबंध है। और यही बच्चे जब वो कोई जॉब पा जाते हैं तो फिर उनकी शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर इस तरीके से फिर उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वो पढ़ लिख करके फिर वो समुदाय के अंग बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरी सर्कल है ये चलती रहती है, और इस तरीके से समुदाय, अभिभावक और विद्यालय, ये तीनों आपस में हमेशा संबंधित रहते हैं, और यही एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और आप सभी लोगों ने अपने अपने विद्यालय को, अपने अपने कॉलेज को जरूर याद किया होगा। किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की थी, किस तरीके से आप लोगों के स्कूल में कौन कौन से शिक्षक थे या कौन कौन से टीचर थे, कौन पढ़ाते थे, कौन पिटाई लगाते थे, सभी सभी चीजें आपको याद आई होंगी। ये पढ़ करके आज की क्लास मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि यही सारी चीजें हम लोग देख करके आए हैं, तो इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट और समुदाय, समुदाय से ही हमारे अभिभावक आते हैं। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है। अगर इतनी आप याद रखोगे तो आपको हमेशा मानवीय संसाधन याद रहेगा, और याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रैक्टिकल की हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मानवीय संसाधन आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब विद्यालय प्रबंध समिति के अलावा ग्राम शिक्षा समिति और शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, इसके विषय में आपको पढ़ना है, और ये अगली वीडियो में आप देखोगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों मानवीय संसाधन तो एग्जाम में आता ही, तो जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जा करके अपने मोबाइल में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको उस ऐप की लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट आप उस लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। आपको सभी विषयों की पीडीएफ भी देंगे हम, और सभी विषयों की आपको
वीडियोस वहां पर मिलेंगी विदाउट एड, यानी कि एड नहीं आएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करें। आप वीडियो शुरू होने से पहले ही शेयर कर दिया करें कॉलेज के फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग भी समय से आकर के जुड़ जाएं और आपके साथ ही आपके क्लास के जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ ही पढ़ाई कर पाएं। क्योंकि जब आपकी क्लास के बच्चे आपके साथ पढ़ेंगे, वो भी कमेंट करेंगे, आप भी कमेंट करेंगे, तो आप देखोगे कि हाँ, किसकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है, कौन कितना पढ़ रहा है। तो इसलिए आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षु वीडियो को एक साथ देख सके। आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग बैठ करके क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे आपके कॉलेज के भाई बहन भी आपके साथ ही पढ़ेंगे और आपको इससे फायदा भी होगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स तो आप लोग जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।